हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी जो है एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोई भी कंट्री अपने मनी, ट्रेड या फिर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करती है। और जो एक्टिविटीज़ यानी कि जिन काम को करने से जो है हमें एक इनकम मिलती है, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि जिन कामों को करने से जो है हमें कमाई होती है उनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज़ टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर की। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उनको सपोर्ट करता है। ये जो है एक बेस का काम करता है हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ में लाके कोई भी एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिशिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब बात आती है कि हम जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है हम उसको प्राइमरी क्या कहते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इसके डायरेक्ट लिंक में होते हैं, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करके उस कोई भी एक्टिविटी जो है हम कर सकते हैं। सो इसीलिए जो है इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। और सेकंड कारण है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो दोनों इस पर डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह से जो हमारी सीनियर क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो हमारा जो सीनियर क्लासेस का लेवल होता है वो हमारे प्राइमरी लेवल पर बेस होता है। क्योंकि अगर हम प्राइमरी क्लासेस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जो सेकेंडरी क्लासेस हैं हमें वो समझ नहीं आएगी। सो इसी तरह से ये सिमिलर है उससे। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर्स की। सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किसी अदर फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर मिल्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ टर्शियरी सेक्टर। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है हम उसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है क्योंकि वो सर्विस सेक्टर होता है, सो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि हम इन तीनों सेक्टर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो है ये बिल्कुल नामुमकिन है या फिर बहुत मुश्किल है कि हम तीनों सेक्टर्स में हो रहे कामों को या फिर तीनों सेक्टर्स में हो रही एक्टिविटीज़ को जो है उनका एक ट्रैक रख सकें, यानी कि उनके बारे में हम अच्छी तरह से जान सकें। सो इसीलिए जो है हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही चेक करते हैं। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, हम सिर्फ उसी को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा जीडीपी होता है वो हमको हमारे एक साल में प्रोड्यूस जो हमारा जीडीपी होता है वो हमें एक वैल्यू देता है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि हमारे तीनों सेक्टर्स में एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुए होते हैं। यानी कि जब हमारे तीनों सेक्टर्स में प्रोड्यूस जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, यानी कि जो हमारी आज डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जांपल जापान, उन्होंने किस तरह से अपनी शुरुआत की थी। शुरू में जो आज हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पहले प्राइमरी सेक्टर पर बहुत डिपेंड करते थे। उन्होंने जो है अपने प्राइमरी सेक्टर को
स्ट्रॉन्ग करने की सोची अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अपनी आर्थिक सुधार के लिए जो है उन्होंने अपने प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की सोची। सो उन्होंने जो है नए नए फार्मिंग मेथड्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए, नए नए फार्मिंग मेथड्स लेकर आए वो। फिर उन फार्मिंग मेथड्स को लगाकर जो है उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना लिया। फिर अब क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बन गया था, सो जो क्राफ्ट पर्सन्स और जो ट्रेडर्स थे उनका नंबर भी था वो बढ़ गया था। जो लेन देन का, ख़रीदारी बेचने का काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि एम्प्लॉयमेंट को जो है कंक्लूड कर रहा था, यानी कि जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा था। फिर जैसे ही उनका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग हो गया, सो उन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रांग करने की सोची। उन्होंने जो है नए नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स जो है लेकर आए, वो इंट्रोड्यूस कराए। फिर उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है एक्सपेंड की, यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगाई। अब जो फार्म में काम करने वाले लोग थे उन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया, और अब क्योंकि जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो जो लोग थे वो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यूज़ करने लगे। फिर इसके बाद जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो उन्होंने अपने टर्शियरी सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करने की सोची। जो द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर था हमारा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है हमारे जीडीपी शेयर में। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अब बात करते हैं राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर की बढ़ती इम्पॉर्टेंस। अब जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसकी इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, हम अब इसको जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस, म्यूनसिपैलिटीज़, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सर्विसेज हमारी किस में आती है, ये आती हैं हमारी टर्शियरी सेक्टर में। सो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे ये जो हमारे सर्विसेज हैं ये बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारा टर्शियरी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें भी जब कोई काम होता है तो उसके साथ साथ हमारे जो है कुछ सर्विसेज भी जो हैं ली जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है इम्प्रूव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है खेत में कॉटन उगाया है, तो अब जो कॉटन है हम उसको किसी इंडस्ट्री में बेचने गए, इंडस्ट्री वालों ने वो ख़रीद ली और उन्होंने उस कॉटन की टी शर्ट बना दी। सो अगर हम सिर्फ एक सिंगल या फिर डबल या फिर बहुत 3-4 टी शर्ट लेकर ख़रीद कर जो है अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो हम उनको जो है एक पॉली बैग में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहीं बहुत सारी टी शर्ट्स ख़रीदनी हो, सो अब हम उसको अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे, हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगेन जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में, एंड अगेन हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो वो उसी के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से जो है अपने जीवन का तौर तरीका बदलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, सो वो अपना जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जो रहने का तौर तरीका है, उसको और अच्छा कर लेगा। यानी कि वो जो है वो सोचेगा कि अभी मेरे पास जो है बहुत सारे, यानी कि अभी जो है मेरी इनकम अच्छी खासी है, सो क्यों ना मैं कहीं पे घूमने चला जाऊँ, यानी कि मैं टूरिज़्म कर लूँ। या तो जब हमारा टूरिज़्म है वो भी आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में। वो सोचेगा कि क्यों ना आज मैं खाना खाने बाहर चला जाऊँ, सो वो भी आएगा हमारा टर्शियरी सेक्टर में। Next point is information and communication technology have become important and essential. Production of these services has been rising rapidly. यानी कि अब जो हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो हमारी टेक्निक रिलेटेड, यानी कि हमारी जो टेक्निक ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उनका भी हमारी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, हर किसी के पास जो है मोबाइल फ़ोन होता है और वो हमें जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड अगेन हमारा जो सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमें जो है इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए कुछ ग्राफ जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं। फर्स्ट ग्राफ है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट,
यानी कि कौन सा सेक्टर जो है कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें 1972 से 1973 तक की, सो उसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। देन सेकंड नंबर पे जो है टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। लेकिन अगर हम 2011 और 12 को देखेंगे तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मिलती है हमारे प्राइमरी सेक्टर में, देन टर्शरी सेक्टर में एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन कंपेरिजन ऑफ 1972 एंड 73 जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ हो गया है। सेकेंड ग्राफ इज़ शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, यानी कि कौन सा सेक्टर जो है कितना जीडीपी शेयर करता है। अगर हम 1973 से 74 की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारा शेयर ऑफ जीडीपी है वो हमारे है टर्शरी सेक्टर में, देन प्राइमरी सेक्टर में एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम वहीं 2013-14 की बात करेंगे तो जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसका और ज़्यादा बढ़ गया है जीडीपी शेयर, और प्राइमरी सेक्टर का घट गया है। और वही जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो आ गया है हमारे सेकंड नंबर पे जीडीपी शेयर में, यानी कि वो हमारे प्राइमरी सेक्टर को जीडीपी शेयर में रिप्लेस करते हुए आ गया है सेकंड नंबर पे। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी के पास बिल्कुल भी जॉब नहीं होती है, ना ही पार्ट टाइम ना ही फुल टाइम। ये जो है एक इस तरह की कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति जो है काम ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा होता है, और अगर उसको काम मिलता भी है तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो है उस काम को करने से मना कर देता है ड्यू टू वर्किंग एटमॉस्फेयर, यानी कि वहाँ का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है कभी कभी वो अच्छा नहीं होता है, या फिर बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके वजह से जो व्यक्ति है वो काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपनी काबिलियत से लो लेवल पर काम करते हैं उसे ही हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपनी काबिलियत से नीचे लेवल पर तो काम कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयड होते हैं, ना कि फुल टाइम। सो लोगों को जो है दिखाई देता है कि हाँ इसके पास जो जॉब है वो है लेकिन पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है। सो सबको पता चलता है कि हाँ ये अंडर एम्प्लॉयड है। देन सेकेंड इज़ इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत से नीचे लेवल पर काम करते हुए जो है एक फुल टाइम जॉब कर रहा होता है। सो जो लोग होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है कि वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट इज़ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें काम करने वाले लोगों की जो ज़रूरत है वो कम होती है लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो उसी को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि अगर हम लोन हम किसी भी व्यक्ति को जो है कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर जो है उसका नया काम शुरू करवा सकते हैं, जिससे कि यानी फॉर एग्जांपल हम किसी की इंडस्ट्री या फैक्ट्री खुलवा सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर। सो अब उस इंडस्ट्री में जो है कोई एक व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता, सो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एंड अगेन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। हम बहुत सारे डैम्स जो है बना सकते हैं और डैम्स बनाने में हमारे बहुत सारे लेबर लगेंगे एंड अगेन हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें हमारे फिर से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एंड अगेन हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। हम जो है बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति है किसी गाँव में जो कि रागी की खेती करता है, सो अगर हम वहीं पर जो है इंडस्ट्री लगा दिए जहाँ पर रागी के बिस्किट बनाए जाते हैं, सो जो अब वो खेती करने वाला व्यक्ति जो रागी की खेती कर रहा है वो अपनी रागी को जो है उस इंडस्ट्री में जाकर बेच सकता है। सो उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो
बच जाएगा और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम वहाँ पर किसी भी रूरल एरिया में, किसी भी गांव में इंडस्ट्री जो है एक्सपेंड करते, या फिर वहाँ पर एक इंडस्ट्री हम लगाते हैं, सो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए और जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। हम बहुत सारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं खोल सकते हैं और अगेन हमें जो है बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड अगेन हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। हम जो है किसी भी एरिया का पोटेंशियल, यानी कि उसमें जो है किस किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर किस किस चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं, उसको हम जांच के जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें हमारा हाथ बटा सकती है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी स्कीम्स चला सकती है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं हम एमजी नरेगा की, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन 2005, जिसको हमने 2005 में लॉन्च किया गया था। अब इस एमजी नरेगा में था क्या, इसमें जो है जो गवर्नमेंट थी वो हमें शॉर्ट टर्म क्विक मेजर जो है प्रोवाइड करवा रही थी, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए हमें जॉब प्रोवाइड करवा रही थी। जो हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है एक लॉ बनाया है जो कि है राइट टू वर्क, यानी कि हर किसी को काम करने का अधिकार है। एमजी नरेगा की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें जो था गवर्नमेंट थी उसने कहा, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें कहा था कि वो हमें 100 डेज़ का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये जो हमारा एक्ट था इसको 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, यानी 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको लागू किया गया था। और जो गवर्नमेंट है अगर वो 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने में नाकाम रहती है, सो वो जो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि वो कुछ मतलब कुछ पैसे जो है वो पे करेगी उस व्यक्ति को जिसको काम नहीं मिला है, जिससे कि वो जो है अपना घर खर्च उठा सके। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हम जो है सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड के बेसिस पर भी जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उसको वो जो है हमारे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है, उसकी जो पूरी डिटेल होती है वो हमारे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है। उसमें बहुत सारे तरह के रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और अगर हम ओवर टाइम काम करते भी हैं सो हमें उसके पेमेंट मिलती है। नेक्स्ट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, किसी तरह की रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं होते हैं और ओवर टाइम करने पर जो है किसी भी तरह की पेमेंट नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ना तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई बाकी के बेनिफिट्स हैं, उनको बहुत कम बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, उनको बहुत लो पे किया जाता है और इसीलिए जो है हमें इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो फार्मर्स हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह की वेलफेयर स्कीम चला के जो है सपोर्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स हैं उनको प्रोवाइड करवा सकती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करवा सकती है फार्मर्स को, वो लोन्स दे सकती हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, वो स्टोरेज सिस्टम जो है और ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकती है उनको, और मार्केटिंग आउटलेट्स भी प्रोवाइड करवा सकती है। अब जो हमारे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो हमारे बिलोंग करते हैं जो हमारे लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SCs, STs, जो हमारे OBCs, ये सब जो हमारे लोअर कास्ट वाले लोग हैं ये हमारे काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ये जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ये जॉब इनसिक्योरिटी के साथ, कम पैसों के साथ साथ ये
सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा छुआछूत अभी भी करते हैं। पहले जो है बहुत ज़्यादा होती थी, अब जो है थोड़ी कम हो गई है, लेकिन होती है। इसलिए इन सब के लिए जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, जिससे कि इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इनकी सोशल डेवलपमेंट भी हो। अब बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पर हमारे सेक्टर जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो इन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो हमारे सेक्टर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज़ प्राइवेट सेक्टर। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सर्विस प्रोवाइडिंग, यानी कि सर्विस प्रोवाइडिंग में गवर्नमेंट का क्या रोल है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी होती हैं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो हमारे प्राइवेट सर्विसेज हैं वो उनको एक सही दाम पर जो है उनको प्रोवाइड नहीं करवाती है। हमने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं, जो खाना है उसके भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिए जाते हैं। सो इसीलिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर सकती है। जो प्राइवेट एक्टर है वो भी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो है हमारे जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पर निर्भर है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कंट्री के सिटीजन्स के प्रति। सो इसीलिए उसको किसी ना किसी तरह का खर्चा उठाना पड़ता है जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरा उतरे। जो हमारा पब्लिक ये जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है इसमें हमारी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि बहुत सारे हमारे जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बनवाए गए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं प्रोवाइड करवाए गए हैं जिससे कि जो बच्चे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो भी पढ़ सके। गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उनको ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी ये है कि जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए गए, यानी कि जिन लोगों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे गरीब लोग हैं या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे लोअर कास्ट वाले लोग हैं, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उनको भी जो है प्रोटेक्ट करे, उनको भी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाए और उनको भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचाए। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।